हौसला बाबू के लोग कहते थे जो बाबू पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन हम अपना एकदम हिम्मत देते थे बाबू के, बाकी अंदर से मैं टूट गई। जैसा होगा मेरे साथ। एक जीवन के बाद में गरीबी आती है। हम लोग जन्म भी गरीबी के साथ लिए। सही बात है। मतलब कि एक एक पल को मतलब कोई बात नहीं राकेश जी, ये वो सारा चीज़ जो है ना उसका रिजल्ट आज आपके सामने है, क्योंकि वो जो हम लोग देखे हैं ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। चीज़ और कि जब भी बारिश आती थी ना तो बारिश में ये जितने भी घर हैं चारों बगल से पानी गिरता था, तो भैया जगह जगह ग्लास लगा देते थे और छोटा छोटा सा वो बाउल जो होता है कटोरा टाइप का वो लगा देते थे, चारों बगल से पानी गिरता रहता था और यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए तो उनकी ये सिस्टर हैं जो देखी हुई है सारा चीज़, वो बता रही हैं कि उसका लड़का एक ऐसी पोजीशन पे चला जाए कि बाप कभी पगड़ी गिर जाए उसको देखने में, तब लगता है कि बाप का सीना एकदम मज़ा आ गया। और हमारी यही कामना है कि भविष्य में ये लड़का बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल और बिल्कुल और आगे बढ़े बस। और हम कोई नहीं, देखिए ना हो सब। तो ये जर्नी वहीं से शुरू होती है और जो मैंने अभी पोस्ट हासिल किया है उसको सब डिविजनल ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियरिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट कहते हैं। अच्छा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो कोल इंडिया है उसको एग्जाम कंडक्ट करवाई थी। ठीक। और मुझे जो कैडर अलॉट हुआ है, जो डिवीजन अलॉट हुआ है, सिंगरौली मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर हुआ है। अच्छा। और मुझे जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है कोयला और उत्खनन विभाग उसकी जिम्मेवारी मिली हुई है और उस जिम्मेवारी में रहकर हमें अपने कर्तव्यों को निर्वहन मुझे आगे करना है। ये तो मैं और ये हकीकत है कि आप पूरे इंडिया में सेकंड नंबर रैंक हासिल किए हैं। इसके लिए तो सबसे पहले वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस कि आपने ये चीज़ हासिल किया है। थैंक यू मुनाज जी। राकेश जी पहले सेमेस्टर में क्या होता है ना, वहाँ पे लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि बिहार से आया है, क्योंकि आई एम द ओनली वन फर्स्ट स्टूडेंट हु एनरोल्ड फॉर बीटेक कोर्सेज इन दैट कॉलेज। अच्छा। अब चूंकि मेरा जो बीटेक का कोर्स होता है टोटली बैंक के लोन से होता है, मेरे लाइफ में वो फेज आ गया था जहाँ पे सारे लोग एक समय पूरा सपोर्ट छोड़ चुके थे। ऐसे सपोर्ट में सबसे पहले मेरे मम्मी और मेरे पापा, मतलब इनके लिए मैं अपने जीवन का एक एक कण कण समर्पित कर दूं ना, फिर भी वो कम रहेगा। उसका मैं कभी भी ऋण, कभी भी ये चीज़ें चुका ही नहीं सकता। बात भी मेरे अंदर एक वैराग्य सा मन हो गया है, डिटैचमेंट जैसा लग रहा है कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। अभी हमारे साथ है राकेश जी के पिताजी। सबसे पहले तो प्रणाम आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं आज राकेश जी एक ऐसी पोजीशन पे चले गए हैं जिसके लिए लोग तरसता है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमारी जो जीवन भर का जो सपना है वो हमारे बच्चे में पूरा कर दिया। एक बाप के लिए बस यही सबसे बड़ा चीज़ होता है कि उसका लड़का एक ऐसी पोजीशन पे चला जाए कि बाप कभी पगड़ी गिर जाए उसको देखने में, तब लगता है कि बाप का सीना एकदम मज़ा आ गया। और हमारी यही कामना है कि भविष्य में ये लड़का बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल और बिल्कुल और आगे बढ़े बस। और हम कोई नहीं, देखिए ना हो सबसे ये जो खुशी के आंसू है ये। और मैं भी लिटरली जब प्रियंका ने मेरे को मैसेज किया तो मैं आई बिकेम इमोशनल। मुझे लिटरली मेरे को आंसू आ रहा था कि मैं देखा हूँ ना कि मैं विटनेस किया हूँ इनके सफलता को। बहुत बड़ा इसमें रोल निभाई हुई है। सुनने में आया कि इनकी बहन, मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप भी आइए, दो शब्द आप भी बोलिए कि आपको कैसा लग रहा है। माइक ले लीजिए आप। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि भैया की सक्सेस पूरी फैमिली की सक्सेस, और जो भी चीज़ें हैं मतलब कि शुरू से ही ड्रीम था कि हाँ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कोई स्टेयर नहीं मिल रहा था, कोई पुश करने वाला नहीं मिल रहा था, क्योंकि पापा जी बहुत बहुत ज़्यादा किए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही राकेश जी का घर है, और घर मतलब बहुत हाई फाई घर नहीं है। अंदर भी चलेंगे और माता जी से भी बात करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये गरीबी इंसान की बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, और ये मोटिवेशन उनके अंदर आया और फिर आज राकेश जी शायद आने वाले 1-2 साल के अंदर वो एक ऐसा बिला खड़ा कर देंगे जिसके लिए लोग ख्वाहिश देखता है। दिखाइए सचिन बाबू आप सारा चीज़ कि कैसा घर है, इनका स्टडी टेबल भी होगा, वो सारा चीज़ भी दिखाएंगे। स्टडी टेबल है, आइए दिखाते हैं। देखिए इसमें बस देखिए यही सब चीज़ है, आप देख सकते हैं। बस ये सब चीज़ें हैं जो जज्बा था। देखिए उधर कुछ जो भी चीज़ें उनके आर्टिकल्स है वो सब चीज़ लिखे हुए हैं इधर, और मतलब ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ है इधर
कहीं बैठ के एकदम हाई फाई स्टाइल से पढ़ाई हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर एक बक्सा रखा हुआ है, इधर जो भी चीज़ें, देखिए एक बोर्ड भी इधर बना कर रखा गया है, इस पे जो भी उनका सिलेबस जो भी पढ़ना था उसके हिसाब से जो भी चीज़ें हैं। ओवरऑल देखिए कहीं टेबल नहीं दिख रहा है पढ़ने का, बस यही स्टडी रूम है इनका, जहाँ पे ये बैठ के पढ़ते थे। या इस पे एक टेबल लगा लेंगे और पढ़ाई करेंगे, फिर बस वही चीज़ें हैं। और एक चीज़ और कि जब भी बारिश आती थी ना, तो बारिश में ये जितने भी घर हैं चारों बगल से पानी गिरता था, तो भैया जगह जगह ग्लास लगा देते थे और छोटा छोटा सा वो बाउल जो होता है कटोरा टाइप का वो लगा देते थे, चारों बगल से पानी गिरता रहता था और यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए तो उनकी ये सिस्टर हैं जो देखी हुई है सारा चीज़, वो बता रही हैं। तो दोस्तों ये हैं राकेश जी की मम्मी जी और ये है बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी ना आप? हाँ ठीक है। तो आंटी जी ये बताइए, आज आपके जो बच्चे हैं वो एक ऐसे पोजीशन पे गए हैं जिसके लिए लोग तरस जाता है, और जब बेटा सफल होता है ना तो वो माँ क्या फील करती है, वही मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ। बाबू से शिवाय नमस्ते महादेव जी के कृपा से हुआ है। हम लोग इतना संघर्ष किए हैं, इतना संघर्ष किए हैं, ये बोलने का कोई शब्द नहीं है। हमारा लड़का बहुत संघर्ष किया है, ऐसा फैमिली से है जो हमको पढ़ाने के लिए उतना नहीं था, हम लोग अपना सारा लगा दिए थे, यही लड़का हमारा पूंजी है। बाकी महादेव जी के कृपा से सब हुआ है। आए पूरा ये हमारे बड़ी दियादी, अच्छा ये भी लोग वहाँ पर रह कर पढ़ा है, ये भी लोग संघर्ष किए हैं, ये भी लोग पढ़ा है। अच्छा, आप भी बहुत बड़ा मतलब इसमें योगदान आप दी है। मतलब एक तो बड़ी मम्मी, एक होता है कि जैसे एक मम्मी हो गई जो बहुत प्यार कर रही है, लेकिन आप बड़ी मम्मी होकर ये कंट्रीब्यूशन दी है, आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुशी से हो रहा है। भगवान ऐसे सबका करे, जैसे हमारे लोग के साथ किए वैसे सबके साथ करे भगवान। हम तो ये देख रहे हैं आज पहली बार अपने लाइफ में, वैसे कहाँ कहाँ क्या है मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन आज हम पहली बार राकेश जी आपके परिवार में देख रहे हैं कि माँ के अलावा एक बड़ी माँ भी एकदम बिल्कुल माँ की तरह आपको प्यार की है। बहुत बहुत मतलब इसके लिए मतलब बड़ी माँ और माँ ये वर्ड ही दो अलग है, लेकिन मेरे लिए कहते हैं ना कि दो माँ है, मेरे लिए दोनों माँ मिलाकर एक ही माँ है। हमेशा से ये बात सोचते हैं कि आपके स्ट्रगल फेज में अगर आपका परिवार साथ दे देना, दुनिया के कोई व्यक्ति साथ दे या ना दे, परिवार साथ देना तो लड़का झंडा गाड़ी देता है। बिल्कुल। और ये आप एग्जाम्पल मतलब बन गए हैं आप इस चीज़ के लिए, और ये वीडियो जाने के बाद से इतना मोटिवेशन वाला चीज़ लोगों के पास जाने वाला है कि मतलब ये अद्भुत होगा बिल्कुल। ये सब हम लोग सपना देख रहे हैं, अभी भी लगता नहीं है ये सच है। ऐसा हम लोग का हो रहा है ना, सब लोग इतना खुशी होकर पूरा गांव का लोग हमारे घर में बढ़ गया, बाकी हम लोग ऐसे कहते हैं क्यों ऐसे कह रहे हो, फिर ये सपना ही हम देख रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है मेरा साथ। मैं अपना एकदम हौसला बाबू के लोग कहते थे जब बाबू पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाकी हम अपना एकदम हिम्मत देते थे बाबू के, बाकी अंदर से मैं टूट गई थी। जैसा होगा मेरे साथ हम लोग सपना देख रहे हैं। देखिए आप अंदर से टूट जाती थी, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए बच्चे के पास जाकर कहती थी बाबू और आगे तुमको जाना। मतलब कभी दिखाती नहीं थी कि हम टूट गए हैं। कभी नहीं दिखाती थी, इतना दिन में मैं कभी नहीं कहती थी सबके बच्चे कमाते हैं जाओ कम। मम्मी हार्ट की पेशेंट हैं, बाकी नहीं कहती थी बाबू तुम कमाओ जाओ, बाबू अपना मंजिल पर तुमको पहुंचना है। हम कभी पैसा कमाने का प्रेशर आपने नहीं दिया? नहीं, पैसा कमाने के लिए तो मैं कभी नहीं बोली हूँ, इसको पापा भी नहीं बोले हैं। कैसे फीस दिए हैं हम लोग बस वो जो गरीबी, जैसे आंटी जी हम लोग के पास सिर्फ 7 कट्ठा खेत रह गया है, सारे खेत हम बांधे धर दिए हैं लड़का को पढ़ाई में। इतना हम लोग गरीबी से बाबू हमारे पाया। बताइए जमीन जायदाद जो भी है उसको ये लोग मतलब किसी को दे दिए हैं, वहाँ से पैसा ले लेकर इनको पढ़ाए, ये बैंक लोन लिए, उसके बाद से देखिए वो सारा चीज़ ना आज उस माँ के आंसू से ब्याह हो रहा है। वो दर्द आज ये जो दिख रहा है ना आंसू, ये दर्द का आंसू नहीं है, ये खुशी का आंसू है, लेकिन ये जिस तरह गिर रहा है ना वो सारा चीज़ याद आ रहा है कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। गाँव वाले लोग बोलते जे तुम क्यों नहीं खुश होती हो, क्यों नहीं खुश होती, क्यों रोती हो, अब ये खुशी का आंसू है। वो दिन याद आ रहा है, मेरे ससुर जी थे वो कहते थे जे आपको द्वार पर लाइन लगेगा गाड़ी को, बाबू हमारा बनेगा, तुम क्यों घबराती थी, इसीलिए रोने जो आज वो नहीं है इसका बाबा जी। कहते हैं सफलता वक्त मांगती है, और इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बहुत बार देखे हुए हैं, और आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का। और कहा जाता है कि जब छोटे से गांव से निकलकर कोई बंदा अगर बड़ा आदमी बनता है
तो उसकी कहानी जब आदमी सुनता है ना तो भावुक हो जाता है, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारा अप एंड डाउन होता है, गरीबी होती है और समाज का ताना होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। और उन सारी चीज़ों को जब एक जगह इकट्ठा करके जब हम लोग बात करते हैं और जब उस सारी चीज़ों को देखते हैं तो लगता है कि यार जीवन कितना कठिन है। और उस कठिनाइयों से निकल कर, कोई गांव से निकल कर बंदा एक बड़े पोजीशन पे जाता है, SDO जैसे पोजीशन पे जाता है, तो उसकी खुशी जो होती है ना उसको बयान नहीं किया जा सकता है। सारी चीज़ें सारी उन्हीं के ज़ुबानी जानेंगे कि आखिरकार उनके लाइफ की स्टोरी क्या है, कैसे कैसे जाकर कोल इंडिया का एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूरे ओवरऑल इंडिया में 2nd नंबर रैंक हासिल किए हुए हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे और उनकी लाइफ स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। और वीडियो उनसे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं बहुत खुश हूं ये इंटरव्यू लेते हुए, ये पॉडकास्ट करते हुए, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि मैं कुछ बन जाऊंगा, उसके बाद से पहला इंटरव्यू मैं मुन्ना को दूंगा और RDI टॉक्स पे आऊँगा। और ये सपना मेरे लिए साकार होते हुए दिख रहा है आज। स्वागत है राकेश जी। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? थैंक यू। कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताइए कि आप जो वादा किए थे वो वादा पूरा किए? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं वादा कभी भी पूरा ही करता हूं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। पहले तो सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं बधाइयाँ देता हूं कि आप यहाँ तक आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपकी टीम आई, सारे टीम्स को, आपके कैमरामैन आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने उस चीज़ों को याद रखा है। सबको धन्यवाद है। ये मेरी जर्नी काफ़ी मतलब और भरे रास्तों से रही है, बहुत कठिनाई भरी रास्तों से रही है। देखिए, मेरा जो बीटेक होता है उससे पहले आते हैं स्कूलिंग पे। पहले स्कूलिंग पे हम लोग जाने से पहले हमारे ऑडियंस के लिए एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे। पहले अपना एक बैकग्राउंड बताइए कि आप कहाँ से आते हैं और जिस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है वो क्या पोजीशन है, कैसे कैसे? मैं एक बहुत ही ऐसे गांव से आता हूं कि जहां 10 किलोमीटर एरिया में ऐसे प्रिपरेशन करने वाले लोग, अगर मैं अपने घर को एक सेंटर मार कर एक सर्कल खींच दूं तो ऐसे प्रिपरेशन करने में वाले कोई है ही नहीं। यहाँ पे शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, तो उन्होंने शिक्षा का एक महत्व को समझा और हम लोगों को सबसे बड़ा धन शिक्षा को ही बताया। अच्छा। बोला कि शिक्षा अगर तुम्हारे पास है तो सारी दुनिया तुमको सलाम करेगी, सारी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। तो ये जर्नी वहीं से शुरू होती है। और जो मैंने अभी पोस्ट हासिल किया है उसको सब डिविजनल ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियरिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट कहते हैं। अच्छा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जो कोल इंडिया है, उसको एग्जाम कंडक्ट करवाई थी। ठीक। और मुझे जो कैडर अलॉट हुआ है, जो डिवीजन अलॉट हुआ है, सिंगरौली मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर हुआ है। अच्छा। और मुझे जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है, कोयला और उत्खनन विभाग, उसकी जिम्मेवारी मिली हुई है और उस जिम्मेवारी में रहकर हमें अपने कर्तव्यों को निर्वहन मुझे आगे करना है। ये तो जो पोजीशन है ये वाकई मतलब बहुतों का ये सपना है। हाँ। और ये भी बात सुनने में आया और ये हकीकत है कि आप पूरे इंडिया में 2nd नंबर रैंक हासिल किए हैं। इसके लिए तो सबसे पहले वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस कि आपने ये चीज़ हासिल किया है। थैंक यू मुन्ना जी। राकेश जी, थोड़ा चलते हैं हम लोग उस बैकग्राउंड पे जहाँ से आप आए जी। वो कैसे कैसे फेज़ आपका रहा, स्कूलिंग जो हुई आपकी, फिर कॉलेज लाइफ कैसा गया? तो आपका जो स्कूलिंग था बैकग्राउंड, जो छोटे में आप कैसे मतलब हुआ करते थे? पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट थे या मतलब मीडियम क्लास के थे, कैसा? पढ़ाई में मेरा जर्नी शुरू होता है एक बहुत ही साधारण स्कूल से, बिहार बोर्ड स्कूल से मैं पढ़ा हुआ लिखा हूँ। तो यहाँ से पढ़ने पे क्लास 10th की जब बारी आई, बिहार बोर्ड में समझते ही हैं कैसे एग्जाम्स होते हैं, मैं पास किया और उस समय का मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। अच्छा। हाँ। ये कब की बात है? ये 2009 की बात है। अच्छा अच्छा। 2009 में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। उसके बाद मैं पापा से बोलता हूँ कि पापा मुझे मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। अच्छा। मेरे इसके लिए मैं अपने संजय तिवारी सर को भी मैं बहुत आभार देता हूँ। अच्छा अच्छा। कि उन्होंने सबसे पहले वो वर्ड बताया, IIT वर्ड बताया मुझे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब तुम IIT के फील्ड में जाओ। तो मैं हिंदी मीडियम से माध्यम से था, चूँकि ये फील्ड टोटली आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, इंग्लिश स्पीकिंग पे डिपेंड करती है। मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, एग्जाम्स भी इंग्लिश में ही मोस्टली होते हैं, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो ऐसे केस में क्या किया, मैं सर के पास कोचिंग शुरू किया। सर हिंदी, सर संजय तिवारी सर के पास। हाँ, तो वहाँ पे कोचिंग जब शुरू होता है तो हिंदी माध्यम बैच में मेरे को इंग्लिश ट्रांसलेट करके वो पढ़ाते हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद मैं इंटर पास करता हूँ और सबसे पहले मैं एग्जाम लिखता हूँ AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा अच्छा। उस एग्जाम में मुझे मात्र 15 नंबर मिलते हैं और ऑल इंडिया रैंक 14 लाख से ऊपर चली जाती है। वाह। और मैं उस समय साफ सेटर्ड हो जाता हूँ, बिल्कुल टूट जाता हूँ, उस मोमेंट को झेल नहीं पाता हूँ कि मैं क्या हो रहा है, मतलब कि मैं जिस ड्रीम के लिए बना था क्या वो
हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं पापा से बोलता हूँ कि मुझे बाहर भेजिए, बाहर भेजिए। बाहर जब वो भेजते हैं, पटना में 8 महीने की तैयारी करता हूँ, और उस समय एक फिर ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसको मैं देता हूँ। उसमें रैंक आता है और मेरा एडमिशन हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। 2012 में इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा में, ठीक। JMITI मेरा कॉलेज था। उस समय मैं पास, वहाँ का मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। अच्छा अच्छा। हाँ। पहले सेमेस्टर में क्या होता है ना, वहाँ पे लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि बिहार से आया है, क्योंकि आई एम द ओनली वन फर्स्ट स्टूडेंट हु एनरोल्ड फॉर बीटेक कोर्सेज इन दैट कॉलेज। अच्छा। तो मेरी टोन को लेकर, मेरी आवाज़ को लेकर काफ़ी मतलब क्रिटिसिज्म रहता था कि अरे ये तो बिहारी है, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। थोड़े से बच्चे उस समय अलग अलग रखते थे मेरे को, तो मेरा बहुत बुरा फील होता था कि मैं जहाँ से आया सब जगह पे टॉप करते हुए आया, और यहाँ पे आने के बाद मैं फील कर रहा हूँ एकदम बिल्कुल लो फील कर रहा हूँ। तो वहाँ पे सबसे प्रॉब्लम ये आती थी ना कि यहाँ पे हिंदी माध्यम में बच्चों को पढ़ाया जाता था। वहाँ पे टीचर जो बोलते थे, प्रोफेसर बोलते थे, सब इंग्लिश में बोलते थे। तो इस करके, और उनकी हिंदी भी थोड़ी सी, उनकी टोन भी कुछ अलग होती थी हरियाणवी की, समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने सोचा, एक दिन लाइब्रेरी में एक कोने में बैठा था, एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट कि यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं कर पाया ना तो मेरा पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है। तो फिर मैंने कहा कि अगर यहाँ पे मैं टॉप कर जाऊँ तो सबके लिए एक मैसेज चला जाएगा कि अगर आपकी टोन कैसी है, आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, दैट इज गोइंग नॉट डू एनी मैटर इन योर लाइफ। तो फिर मैं वहाँ पे काफ़ी पढ़ना शुरू किया, और कॉलेज के प्रोफेसर को कोर्स ख़त्म करने से पहले मैं सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर दिया खुद से। तो फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है वहाँ पे, और मैं केवल अपने ब्रांच का नहीं पूरे कॉलेज का टॉपर बन जाता हूँ। क्या बात है। तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा जर्नी और आगे बढ़ती है, और थर्ड सेमेस्टर की जब बारी आती है, उस समय कॉलेज ही नहीं, पूरे उस यूनिवर्सिटी ही नहीं, पूरे हरियाणा का मैं टॉपर बन जाता हूँ। और उस समय मैं यूनिवर्सिटी टॉपर के नाम से मुझे गोल्ड मेडल मिलता है, और उस समय से सारी कहानियाँ बदल जाती हैं। फिर जब पास होता हूँ मैं, तो TCS कंपनी आती है, हाँ बिल्कुल, ड्राइव के लिए। TCS के इंटरव्यू में बैठता हूँ, वहाँ पर उसके GD राउंड से मैं बाहर हो जाता हूँ। वजह फिर इंग्लिश बनती है। फिर इंग्लिश पे मैं वर्क करना शुरू कर देता हूँ कि नहीं, मैं अपनी इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश के बगैर कोई चीज़ संभव नहीं है। बिल्कुल। इंग्लिश पे वर्क किया, इंग्लिश को इम्प्रूव किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक मर्चेंट नेवी कंपनी आती है, और उसके सारे इंटरव्यूज़ को मैं क्रैक करता हूँ, और वहाँ से ऑफर लेटर मिल जाता है। फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो डिमांड करते हैं 3 लाख रुपए का। अच्छा, इंटरव्यू के पास कि ट्रेनिंग के लिए उनका चाहिए। मर्चेंट नेवी इज टोटली प्राइवेट सेक्टर, इंडियन नेवी तो है नहीं कि गवर्नमेंट उसको शेयर करेगी। अब चूंकि मेरा जो बीटेक का कोर्स होता है टोटली बैंक के लोन से होता है। अच्छा, मतलब आपकी जो पढ़ाई हुई है ये लोन लेकर किया गया है? बिल्कुल लोन से हुआ है। आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है। मेरे पिताजी हैं, एक शिक्षक हैं, और शिक्षक भी हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं। वो मतलब कि एक प्राइवेट शिक्षक की सैलरी सब लोग को पता ही होता है। उस समय हम लोग शुरू से गरीबी को ना, मतलब कि एक होता है ना कि एक जीवन के बाद में गरीबी आती है। हम लोग जन्म भी गरीबी के साथ लिए। सही बात है। मतलब कि एक एक पल को, मतलब कोई बात नहीं राकेश जी, ये वो सारा चीज़ जो है ना उसका रिजल्ट आज आपके सामने है, क्योंकि वो जो हम लोग देखे हैं ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। कोई बात नहीं, थोड़ा पानी मंगवा दो, इंटरव्यू चल रहा है अंदर ना जैसे। तो वो सारा चीज़ का मेहनत ही आज आपको यहाँ पे लेकर आया है। वो सारा चीज़ जो वही मोटिवेशन है। मैं अभी सवाल आपसे पूछने वाला था कि आखिर ये सब मोटिवेशन आया कहाँ से? ये मोटिवेशन गरीबी दिया है हमें, क्योंकि हम लोग गरीबी पैदा हुए हैं। और रही बात कि उस गरीबी में से भी हम लोग को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है, इसके लिए हमारे माँ बाप जो हैं वो, मतलब उनके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं किए होते तो शायद आप यहाँ नहीं होते। इसके अलावा जो भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आंसू होता है ना, इसकी बहुत कीमत होती है। ये गिरता, मर्दों के आंखों से अगर आंसू गिर गई ना, तो एक तो उस वक्त गिरता है जब बहुत दर्द में है, और एक उस वक्त निकलता है जब दर्द से बाहर निकल के इंसान जब लाइफ में आगे बढ़ता है, तो उस वक्त निकलता है कि यार मैंने क्या झेला है। बस मुन्ना जी, हम एक ही बात कहेंगे ना कि
लगता है ना कि सफलता के पहले सारे रास्ते बंद है, कोई रास्ता आपके घर की तरफ नहीं जाता है, लेकिन अब लग रहा है ना कि जीवन के सारी रास्ताएं जो है ना उसका सब हम मेरे घर की तरफ ही आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मतलब हो गया है। चलिए, एक पोस्ट है, पैसा है, वो अलग चीज है, सेकेंडरी ऑप्शंस हैं। सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन जो आदमी जीरो से उठकर यहाँ तक आता है काफ़ी कुछ सीखता है लाइफ में, और यही चीज़ कहीं ना कहीं उसका सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपने कहा कि आपका जैसे रिजल्ट हुआ तो आपको मैंने कॉल किया, क्योंकि आप मेरे बुरे फेज को देखे हुए हैं। बिल्कुल, IIL से जुड़े वहाँ पे देखे हुए मेरे फेज को। तो 2016 के बाद क्या होता है ना कि पापा जब मेरा बीटेक होता है ना तो मैं रेंडमली IAS एग्जाम UPSC जो कराता है ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें बैठता हूँ। अच्छा। और उसमें कुछ स्कोर करता हूँ तब मुझे मेरे अंदर आता है कि मैं इस एग्ज़ाम को कर सकता हूँ। फिर क्या होता है ना कि सबसे बड़ी बात आती है, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे कि अगर वो ऐसे हैं तो मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ यहाँ पे मैं किसी को मार्गदर्शन नहीं मिल सकता था, कोई गाइडेंस कुछ नहीं मिल सकता था। तो मैं ऐसे एग्ज़ाम को फिर लिखते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ साइड बाय साइड जॉब करूँ। उसके लिए मैं 2017 में गोपालगंज में कुछ स्कूल को भी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा। 1 साल का मैं मतलब कि पैसा इकट्ठा करता हूँ और पैसा इकट्ठा करके चलाता हूँ पटना। 2019 में पहला एग्ज़ाम मतलब होता है और वहाँ पे रेलवे जेई का एग्ज़ाम होता है। और रेलवे जेई में एग्ज़ाम में 90 मार्क्स जाते हैं कट ऑफ। 90 में मेरा 89.8 मार्क्स आता है और 0.2 मार्क्स से बिल्कुल हट जाता हूँ मैं वहाँ से। पैसे हो जाते हैं सारे ख़त्म। 1 साल का जो मैं पैसा ले गया था उस समय, एक होता है ना कि जो आपके घर के बड़े लोग आपको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, आपके बड़े बहन हैं, बड़े भाई हैं, वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा उल्टा हुआ है। मेरी छोटी बहन है, वो कहती है भैया आप आइएगा मत, मैं स्कूल ज्वाइन करती हूँ और मैं आपको पढ़ाऊंगी। और ऐसे केस में वो लीड करती है, मेरी छोटी बहन प्रियंका करती है और वो आगे लीड करती है और मुझे 1 साल और रखती है और कोर्सेज का पैसा इकट्ठा कर कोचिंग का वो भेजती है यहाँ से पटना। फिर वहाँ पे क्या होता है कि कोविड का मैं जैसे कोचिंग के लिए एनरोल करता हूँ, कोविड का क्राइसिस हो जाता है। कोविड क्राइसिस होता है, उस समय सारे एग्जाम्स रुक जाते हैं, सारे ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी क्राइसिस हो जाती है, आप जैसे सभी लोगों ने देखा ही होगा। फिर उस समय के बाद मेरा जो होता है, इनका भी जॉब छूट जाता है। फिर मेरा फिर मेरे लिए मेरे मामा के लड़के जो दीपू भैया हैं वो आते हैं, कहते हैं राकेश तुम पढ़ो, वो अभी मतलब दुबई में जॉब कर रहे हैं, जितना पैसा खर्च होगा मैं दूंगा और ये तुमको तब तक नहीं लौटाना जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ। तब से अभी तक एक एक पैसा, चाहे वो फॉर्म भरने का, चाहे जो भी ट्रैवलिंग का खर्च होता है, सब इंटरव्यू का, इवन कपड़े खरीदने के बाद मेरे पास जो पैसे नहीं थे उन्होंने दिया। और काफ़ी मेंटली भी सपोर्ट करते थे। जब भी मैं एग्ज़ाम में मतलब पूरा तरह से सेटल्ड हो जाता था, निराश हो जाता था, काफ़ी मोटिवेट करते थे मेरे को। इसके साथ साथ मेरे मेंटोर अंकुर सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अभी कहाँ उनका घर है, कैसे दिखते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। न ही उन्होंने कभी अपनी आइडेंटिटी को कभी उन्होंने एक्सपोज किया है। आप ऐसे इंसान के बारे में जानकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि 2021 से लेकर 2024 तक मेरे टेक्निकल पढ़ाई के सपोर्ट में जो भी मेरे से क्वेश्चन नहीं आता था, मैं टेलीग्राम से उनसे जुड़ा और मैं उनसे ग्रुप में पूछता था और मुझे सारी पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी मेरे सपोर्ट होते थे मेंटली, सब वो सपोर्ट करते थे। 2021 से लेकर 2025 हो गया, पूरे 4 साल में उन्होंने 1200 से ऊपर 5-5 मिनट का ऑडियो मैसेज में सपोर्ट में पड़ा हुआ है। और वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, इसके लिए उन्होंने एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। और ये मेरे साथ ही नहीं, इसके अतिरिक्त ना वो अभी तक 150 से अधिक लोगों को बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचा चुके हैं और विदाउट टेकिंग एनी फी। आप जैसे बहुत ऐसे लोगों का आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अभी जैसे हमारे जो गुरुजी हैं आफ्ताब सर, उन्होंने भी बोला कि जब आदमी कुछ बन जाता है तब याद करता है, तो लगता है कि वो बंदा ओरिजिनल है, प्योर है। आप आज एक ऐसे दौर पे आ चुके हैं, एक ऐसी पोजीशन पे आए हैं जब
आपको गर्व महसूस हो रहा होगा कि हाँ मैंने अब कुछ किया है। आपके परिवार में सारे लोग खुश होंगे, हाँ। जितने आस पड़ोस के लोग हैं सारे लोग खुश होंगे। अब जो लोग ताना मारते थे उस जमाने में जब आप स्ट्रगल फेज में थे, तो आज वो भी बोलते थे कि देखा मैं बोला उसको ना तुम नहीं कर पाएगा, वो जुनून उसके अंदर आया कि नहीं मैं कर लूंगा। बहुत ऐसे लोग बहुत सारी चीजें बातें करेंगे, लेकिन आप इस सफलता का क्रेडिट किन किन को देना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे तो एक व्यक्ति है नहीं कि एक ही व्यक्ति ने मुझे ये सपोर्ट किया, मल्टीपल लोग हैं। लेकिन मैं चाहूंगा उसमें जो टॉप पे लोग हैं उनका जरूर नाम ले, ताकि जो भी ऑडियंस देख रही है लोगों के अंदर एक मोटिवेशन जाए। इसके लिए मेरे लाइफ में वो फेज आ गया था जहाँ पे सारे लोग एक समय पूरा सपोर्ट छोड़ चुके थे। ऐसे सपोर्ट में सबसे पहले मेरे मम्मी और मेरे पापा, मतलब इनके लिए मैं अपने जीवन का एक एक कण कण समर्पित कर दूँ ना, फिर भी वो कम रहेगा। उसका मैं कभी भी ऋण, कभी भी ये चीज़ें चुका ही नहीं सकता। और इससे भी बड़ी चीज़ें, मैं इस बीच में भगवान के प्रति आस्था नहीं होती थी। लेकिन 2019 से मैंने देखा ना कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। सही बात है, कंट्रोल से बाहर होती है। बिल्कुल। तो मैं अपने आराध्य देव महादेव जी को भी मैं बहुत बड़ा मतलब शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे से कनेक्शन लगा के रखा और मुझे उस में वक्त में टूटने नहीं दिया जब जब मैंने उनको याद किया। अगर मैं आपको एक क्लिप्स दिखाऊंगा कि जब सबसे पहले मेरा जब रिजल्ट आता है 1:30 बजे रात को, तो 4 बजे मैं सुबह उठ के मंदिर की तरफ भागता हूँ। अच्छा। और जाकर जो नंदीश्वर महादेव हैं, नंदी जी हैं, उनके गले लिपटता हूँ उनके। मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा उसमें। ये वीडियो क्लिप यहाँ पे एडेड रहेगा ऑडियंस के लिए भी। उसमें देखिएगा कि वहाँ पे कुछ नहीं है, मैं जैसे पकड़ रहा हूँ, जो नंदीश्वर महादेव हैं उनके आंख से आंसू गिर रहा है। उस क्लिप में आप दर्शकों को दिखाइएगा कैसे वो मतलब हो रहा है। शिव के प्रति आस्था, गुरुजनों का सपोर्ट, सारे समाज का सपोर्ट, सबका इक्वली सपोर्ट है। मुझे अभी भी मैं अकेले में बैठता हूँ ना, तो लगता नहीं है कि मैंने ये चीज़ हासिल कर लिया है। ये मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई, मुझे लगता ही नहीं कि चेंज कुछ आया। हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, गांव वाले लोग खुश हैं, सब लोग सगे संबंधी खुश हैं कि तुम एक बहुत बड़े पोस्ट पर पहुंच गए, ये चीज़ पहुंच गए। लेकिन मुझे होता है ना, सफलता का जो होता है ना एक अहंकार या जो भी है, वो चीज़ हावी नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, एक छोटे से जॉब ही तो निकाला हुआ है, क्या हुआ? और ये मैं करके निकाला होता तो मुझे कुछ ऐसा अहंकार होता, गर्व होता इसके लिए। ये तो सब कुछ सभी समाज का है, सारे लोगों का है, तो मैं इसके लिए क्यों मैं इसको इतना सीरियस। स्पिरिचुअलिटी से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ, मैं बहुत अध्यात्म को मानता हूँ जी। और उसमें आप महादेव का नाम लिए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले कौन थे राकेश और आज कौन है राकेश? जब से आस्था से जुड़े, उसके पहले आप कुछ और होंगे जी, अभी आप कुछ और होंगे, अभी आप कुछ अलग फील करते होंगे। जब आप अकेले में बैठते होंगे तो आपको लगता होगा कि राकेश क्या है। मैं उसी राकेश के बारे में जानना चाहता हूँ। ये जो बॉडी दिख रहा है, मैं इस राकेश से बात नहीं करना चाहता हूँ। वो जो छुपा हुआ राकेश है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो क्या फील करता है? चलिए, बहुत बढ़िया ये प्रश्न आपने पूछ लिया। मेरे अंदर के प्रश्न को आपने, जैसे कहते हैं ना कि एक जो रिपोर्टर होता है अंदर के चीज़ को खंगाल के निकाल लेता है, वैसे आपने निकाल लिया। आप 2019 के पहले के राकेश को देखेंगे ना, वो ये समझता था ना कि कर्म से सब कुछ दुनिया झुका देगा। लाइमलाइट की दुनिया, पढ़ते रहना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहना, थोड़ा थोड़ा पोस्ट को डालते रहना, और ये जानना कि मतलब कि इसी में दुनिया है। लेकिन कर्म करने के बाद, इतने हार्ड वर्क के बाद इतनी सारी विफलताएं आती गई, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, केवल एक कार्मिक अकाउंट नहीं है आपके जीवन को बदलने वाला। कहीं ना कहीं तीसरी शक्ति जो ऊपर बैठी है ना, जो पूरे चीज़ को रन कर रही है, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को, आपके पूरे IQ को, पूरे चीज़ को कब किससे मिलवाना है, कैसे लोगों से मिलवाना है, सब वही रच के रखी हुई है। तो उस समय से मैं जुड़ा, और पहले मैं नॉन वेजिटेरियन हुआ करता था, और उसके बाद मैं प्योरली शिफ्ट हो गया वेजिटेरियन की तरफ में। और मेरे को देखकर मेरे घर के लोग सारे वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट हो गए, शुद्ध शाकाहारी हो गए। ठीक है। और मेरे इसमें पापा जी का योगदान देखिए, तब से 2019 से लेकर 2025 तक, अभी तक जो टाइम है, अभी तक कोई ऐसा सोमवार नहीं हुआ, चाहे उस दिन बारिश आए, तूफान आए, शिव जी के लिए एक लोटा जल लेकर, यहाँ से एक विजयपुर जगह आता है जहाँ पर शिवालय है, एक लोटा जल मेरे लिए
जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं। पापा। हाँ, एक ऐसा भी समय आया था 3 बजे सुबह में उठा था मैं, काफी तूफान चल रही थी, कहीं नहीं हम जाएंगे, भीगते हुए 1 लोटा जल लेकर चले गए। तो वो चीज ना मेंटली हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखती थी। उस समय होता था कि नहीं, जो ऊपरी शक्ति है ना वो साथ नहीं छोड़ सकती है, बिल्कुल। महादेव साथ नहीं छोड़ सही सकते। बात है। शायद उन्हीं के प्रभाव है कि आज सफलता मिलने के बाद भी मेरे अंदर एक वैराग्य सा मन हो गया है, डिटैचमेंट जैसा लग रहा है कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। होता है ना कि नथिंगनेस का आ रहा है कि मतलब कुछ नहीं है जीवन में। सही बात है। और जब इंसान के पास ये जो फीलिंग होती है ना, तो वाकई में आउटर दुनिया में जो बाहर का दुनिया होता है ना, वो लोगों की नज़रों में जो दिखता है कि अब राकेश के पास सब कुछ है, जब आप फील करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है अभी भी, तब दुनिया को लगता है कि नहीं, राकेश के पास अब सब कुछ है। जब तक आप अपने आप को फील करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तो लोगों को लगता है कि यार ये उसके पास क्या है, बस इतना सा है, उसी में उड़ता है, घमंड है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो सबसे बड़ा फैक्ट जो आज आपको यहाँ तक लेकर पहुँचा है, उम्मीद करते हैं कि जो जहाँ आप जाएंगे आप वहाँ पे जो आप अपने काबिलियत जो भी है आपके अंदर, जो वहाँ पे आप रखेंगे, उससे उस राज्य का, वहाँ के लोगों का, जो आसपास के लोग हैं, उससे मैं चाहता हूँ स्पेशली कि राकेश जी से ऐसा इम्पैक्ट जाए ना, ऐसा कनेक्शन जाए लोगों के पास कि आने वाले 10 साल बाद फिर हम एक पॉडकास्ट करें जी। और उस वक्त उसकी कहानी जाने कि आपके वहाँ जाने से बहुत सारी चीज़ें बदल गई जी, है कि नहीं। एक चीज़ बताइए, जब माँ बाप होते हैं ना, जब बच्चों पे पैसे खर्च करते हैं, आपने लोन लिया है, जैसे तैसे जो भी परिवार वाले आपको पढ़ाए, रिलेशन वाले बहुत सपोर्ट किए, आपके आसपास के जो भी सपोर्ट किए, तो एक क्या है ना कि एक उम्मीद जुड़ता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पैसे लगा रहा हूँ अपने बच्चों पे, लाइफ में वो ऐसे कर जाए। कई बार होता है कि आदमी फेल होता है तो थोड़ा सा निराशा होता है कि कहीं पैसा बर्बाद तो ना कर दे। तो ये सब चीज़ें जब हुई आपके लाइफ में, ऐसे जब भी चीज़ें हुई, तब परिवार की तरफ से जैसे हमने बताया कि बहुत सपोर्ट मिला। जी। अब जब आप एक पोजीशन पे आ गए, जी, अब आपका कर्तव्य क्या बनता है, अब आप क्या लाइफ देंगे, क्योंकि अभी तक तो गरीबी का लाइफ है। देखिए, मैं अभी एक टीचर पद पे हूँ, अच्छा। जेडीएस पब्लिक स्कूल में अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ। वहाँ से भी काफ़ी बच्चे कनेक्ट हुए हैं। मेरे टेक्निकल फील्ड में भी मेरे जो जूनियर हैं काफ़ी कनेक्ट हुए हैं। तो अंकुर सर, जिनको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, अपना आइडेंटिटी को रिलीज नहीं किया और मेरा सिलेक्शन में यहाँ तक लाए, मेरे को सिलेक्ट कराकर कह रहे हैं कि अब मेरा रोल यहीं तक था। ऐसा लास्ट मैसेज उनका वो ये पड़ा हुआ कि अभी मेरा ये रोल यहीं तक था। मैंने कहा सर, इसके लिए मैं पे बैक कैसे करूँगा आपको, मैं कैसे इस रिस्क से मैं उभर पाऊँगा मैं जीवन में। तो कह रहे हैं ना कि इसके लिए मैं एक राकेश को पैदा किया हूँ, तुम 100 राकेश को पैदा करना। मीन्स कि अपने जो स्टूडेंट हैं, जो आपको उस फील्ड के तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनका साथ कभी मत छोड़ना। बस यही मेरा एक लीडरशिप में एक फार्मूला है, विन विन सिचुएशन, जीतो और जिताओ। और इस फार्मूला को मैं भी अप्लाई करता हूँ। जो हमारे गुरु हैं आफ्ताब सर, उन्होंने आज से कुछ साल पहले जब मैं पढ़ता था तो उन्होंने बताया कि विन विन फार्मूला अप्लाई करो। अगर एक रोटी है तो तुमको बहुत तेज भूख लगा है, तो सामने वाले को भी भूख लगा होगा, तो ठीक है, थोड़ा तुम खा लो, थोड़ा उसको खिला दो, ऐसे लेकर चलोगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी होंगी। सफलता क्या है राकेश जी के लिए? सफलता को एक वर्ड में मैं समराइज करूं तो अपने लगे हुए घाव को एंजॉय कीजिए। अपने अंदर का जो लग रहा है ना, आपको जितने फेलियर्स आ रहे हैं ना, वो आपके लिए फेलियर्स नहीं है, वो आपके लिए मेडल है। लोग अभी मेरे सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपने फेलियर को देख रहा हूँ। सही बात कि वो एक जो फेलियर है मेरे लिए गोल्ड मेडल की तरह है। मैं वो स्कोर कार्ड देखता हूँ जहाँ पे मैं 0.2 मार्क्स से रह गया, 1.8 मार्क्स से रह गया। वो जिसने उसको जीना सीख लिया, सफलता उसको एक दिन मिल ही जाएगी। बिल्कुल। जब आपके लाइफ में असफलता आती होंगी, वही जो पॉइंट में जो रहता होगा, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? क्या महसूस होता था उस वक्त? क्या महसूस होता था? अभी क्या महसूस हो रहा है? उस समय तक तो यही फील होता था ना कि ये मतलब कि लाइफ कैसे चल रही है, कि मेरे जो मैं हर एक जगह टॉप करते आया और ये एक ऐसा फील्ड है ना कि जहाँ पर जो मैं सीट के लिए अप्लाई किया था 59 सीट्स थे इसमें। अच्छा। ऑल इंडिया में 59 सीट्स के लिए इंडिया में ऐसे मतलब गवर्नमेंट जॉब को लेके इतनी मतलब महामारी है कि इसके लिए 12 लाख से ऊपर कैंडिडेट आ गए थे। प्री मेंस इंटरव्यू करते यहाँ तक शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो मैं कहता था कि ये जो लूप साइकिल है, जिसको कहते हैं विशियस साइकिल, दुष्चक्र साइकिल, कि इसमें एक बार जो फंस जाता है ना, वो ट्रैप में रेट रेस के जैसे घूमता रहता है कि ये कैसे मैं निकल पाऊंगा,
सब लोग कहते थे कि प्लान बी के बारे में सोचो, प्लान सी के बारे में पूछो, कोई कह रहा है कि नहीं टीचिंग खोल लो, कोई कह रहा है स्कूल खोल लो, कोई कह रहा है कुछ कर लो। मैं कह रहा हूँ कि ये तो कर लूँगा। एक मैं ऑडियो क्लिप्स देख रहा था कुछ दिन पहले खान सर का। अच्छा। तो उन्होंने कहा था ना कि लाइफ में सब कुछ है, इतना चीज़ मैंने अचीव कर लिया है, लेकिन अभी भी मेरा जो फर्स्ट गोल था एनडीए में जाना था, डिफेंस सेक्टर में जाना था। अगर मेरे को ऐसा ऑफर आता है तो ये सारों करोड़ों का साम्राज्य मैं अभी त्याग दूंगा और मैं चला जाऊंगा सेना में। तब मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो आपका फर्स्ट जो गोल होता है ना, फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है ना, उसके पीछे आपको लगना चाहिए और उसको प्राप्त करना ही चाहिए। सही बात है। अब एक चीज़ सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मतलब ये फनी क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, ऑडियंस मांगती है ये क्वेश्चन हमेशा। मतलब जब आदमी सक्सेस हो जाता है तब आप एक ऐसे फेज पे हैं कि अब शादी ब्याह होगा। जी। तो एक ऐसा पोजीशन है कि अब आदमी मतलब वहाँ पे जाने के बाद से कोई प्यार कर लेगा, कोई पसंद करेगा, तो क्या है मतलब आप लव मैरिज करेंगे या फिर मम्मी पापा के पसंद से करेंगे? ऐसा क्वेश्चन पहली बार आपने पूछा ऐसा, और रियलिटी में बताऊँ कभी मैं प्रिपरेशन के दौरान एक सेकंड के लिए भी मेरा दिमाग इस चीज़ पे नहीं गया कि लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, क्या होगा। जैसे ही रिजल्ट आया तो तरह तरह के लोग मैसेज कर रहे हैं। हाँ। उसमें बहुत तरह के और भी मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें आ रही है जो अभी खोल के तो नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वही होगा कि मेरे जो मम्मी पापा हैं, जैसे एक होता है ना कि मंदिर में प्रसाद बंटता है ऐसे, तो मेरे लिए जो भी वो लाएंगे, ढूंढ के लाएंगे, वो मेरे लिए, मैं आंख बंद करके उसको स्वीकार कर लूँगा विदाउट डूइंग एनी क्वेश्चंस कि क्या मेरे लिए है। और मुझे पता है कि वो जो लाएंगे ना, सही बात है, वो मेरे पसंद से कहीं ना कहीं बहुत बेटर होगा। जाते जाते आप पूरे ऑडियंस के लिए, जो भी बच्चे हैं चाहे किसी भी फील्ड से हैं, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ आप ये देखे होंगे कि जब एग्जाम पास आउट नहीं होते हैं, चाहे नीट का एग्जाम होता है या आईटी का एग्जाम होता है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, है ना, हार मान जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप गाँव से निकल के एक बहुत बड़ा मिसाल बने हुए हैं। देखिए, वैसा फेज बैड फीलिंग जरूर आती है, लेकिन वो स्टेट ऑफ माइंड है, वो आपकी रियलिटी नहीं हो सकती है। जो फेज आता है ना सुसाइड करने का या मन उदास होता है, वो बस एक फेज है लाइफ का, वो मतलब एक टेम्परेरी आपका स्टेट है माइंड का, वो ज़्यादा देर तक रहने वाला चीज़ नहीं है। अब कोई भी आपके लाइफ से बड़ा चीज़ कुछ हो नहीं सकता है। थोड़ा सा जब भी आपके मन में ऐसा कुछ आए ना, तो अपनी माँ के बारे में सोचिएगा, जिन्होंने बस आपका बिना चेहरा देखे हुए आपको जब वो पेट में रखी हुई थी, कैरी की हुई थी, तब से आपको प्यार कर रही है। उनके बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि कोई भी नीट, आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम आपके लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं, यूपीएससी ना है, ना आईएएस है, ना कुछ है, लेकिन वो लाइफ में सक्सेसफुल हैं और टॉप क्लास लीडर बने हुए हैं। तो इतना भी ग्रांटेड नहीं लेना एग्ज़ाम को। हाँ, सक्सेस फेलियर इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, वो आती रहती है, उसको एंजॉय करते रहना है। और जैसे मैंने कहा कि अपने विफलताओं को, अपने जो फेलियर्स है, उसको उसकी तरह ना देखें, बिल्कुल एक मेडल की तरह देखें। बिल्कुल। राकेश जी, आपने इतना समय दिया हमें और हमारे चैनल पे आए, और पहला इंटरव्यू आपकी सफलता के बाद, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला मुझे भी, स्पेशली कि अब तो आप हम लोग के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। मोटिवेशनल चीज़ें जो निकल के आती है वो इस वीडियो से निकल के बहुत सारा चीज़ आया है। बहुत ऐसे बच्चे देखेंगे जो इंस्पायर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे 10 और राकेश बने, बिल्कुल और इस देश को और मतलब मजबूती वाले हाथ मिल जाए यहाँ पे। ओवरऑल आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बिग कंग्रेचुलेशंस। आप अपने जीवन में वो सफलता हासिल की है जिसके लिए लोग तरसते हैं। थैंक यू मोना जी, थैंक यू। आपके ऑडियंस के लिए भी काफ़ी साधुवाद है, धन्यवाद है, जो आपने इतने बिजी शेड्यूल में आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत ये सब आप ही लोग के लिए है। ओवरऑल ये थे राकेश जी, और इनकी लाइफ स्टोरी बहुत दर्दनाक है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक आपको ये पता चल चुका होगा कि इनकी लाइफ स्टोरी कितना स्ट्रगल फेज से भरा हुआ था, और जो भी चीज़ इनके लाइफ में हुआ है, और जैसे ये कम आउट करके वहाँ से ओवरकम करके ये आज अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट ये अपने आप को सक्सेस नहीं मान रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अभी हम नथिंगनेस फील कर रहे हैं। और जब इंसान नथिंगनेस फील करता है
तो आउटर जो वर्ल्ड है ना उसको लगता है कि अब इसके पास सब कुछ है। तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, देखिए अध्यात्म से जुड़ने का भी फ़ायदा है बहुत सारा चीज़। और इवन ये नहीं, फ़ायदे के लिए नहीं जुड़ना है, अपने मन को शांत करने के लिए, ताकि हम शांत रहें और अपने गोल पे फोकस कर सकें। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला गेस्ट किसके रूप में आप देखना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर मेंशन कर दें।